ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपरली ऑब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। अगर हम इनको सब डिवाइड करें तो हमारे पास 3 तरह के मेजर ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जिसमें हम अपने प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे कि हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। फिर हम सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे, एंड थर्ड वन हम देखेंगे जी हमारे वी हैव सम implied objects as well. तो ऑडिट के सबसे पहले हमें ये देखना है कि व्हाट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स। प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स ऑडिट के क्या हो सकते हैं? The ultimate aim of an audit is to obtain auditor's opinion with respect to accuracy and validity of financial statements. While expressing his opinion, the auditor assures about the following. यानी ऑडिटर को अपना ओपिनियन जब वो एक्सप्रेस कर रहा होता है तो उस ओपिनियन के अंदर उसने कुछ चीज़ों को अश्योर करना होता है। अब वो चीज़ें क्या हो सकती हैं, क्योंकि प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले जब हम ऑडिट की बात करते हैं तो उसमें हमारे क्या मकासद हो सकते हैं। नंबर 1, आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। should be prepared according to the requirement of Company Act 2017। मतलब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी एक्ट के मुताबिक बनी होनी चाहिए। और ये बात हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी जब हम डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग पढ़ रहे थे कि अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर कंपनी एक्ट भी आता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2017। ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट है कि हम ये चेक करना चाह रहे होते हैं कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके मुताबिक बनी है। नंबर 2, हम ये देख रहे होते हैं कि जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, बुक्स ऑफ accounts are prepared according to generally accepted accounting principles GAAP or international accounting standards IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। क्या हमारे पास जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं क्या हमने इनके मुताबिक बनाई हैं? ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है और ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट है। नंबर 3, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू मैच विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे दैट शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जैसे मैं सपोज कर रहा हूँ कि हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस है, जब हमने जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस में हमारी जो अमाउंट सेल्स की है वो कुछ और है और हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सेल्स की अमाउंट
कुछ डिफरेंट मेंशन की हुई है, तो क्या हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वही हैं? यानी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या इन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट से बनी हुई हैं? ये हमने मेक श्योर करना होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमारे पास कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। ये भी हमारा मकसद है, ये भी हम चेक करना चाह रहे होते हैं। एक्सक्यूज मी। नंबर फोर हम ये देख रहे होते हैं कि जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, प्रॉफिट और लॉस की जो हम स्टेटमेंट बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट, कंप्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है? ये भी हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट है। ट्रू को भी हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम और फेयर की भी बात की थी। फ्री फ्रॉम एरर्स एंड फेयर मीन्स देयर इज नो बायसनेस इन द रिजल्ट्स। नंबर 5, आपकी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट को भी क्या होना चाहिए? डेफिनेटली ट्रू एंड फेयर व्यू उसका है या नहीं है? क्या हमारी बैलेंस शीट के अंदर एरर्स फ्री है वो? क्या वो बायसनेस फ्री है? ये भी हमने देखना होता है। नंबर 6, हम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, क्या जो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट है, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है? सिमिलर जिस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी ट्रू एंड फेयर व्यू देने चाहिए। और जो हमारे पास नंबर 7 पे आ रहा है, द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी रिफ्लेक्ट्स प्रॉपर मूवमेंट ऑफ कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इक्विटी मीन्स कैपिटल। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास इक्विटी है, कैपिटल है, कैपिटल अगर हमें लॉसेस हों तो उसकी वजह से डिक्रीज़ हो जाता है, और अगर बिज़नेस को प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट की वजह से हमारी इक्विटी में इजाफा होता है। तो हमने प्रॉपर चेंजेस जो हमारी इक्विटी में आ रही हैं, हमारे कैपिटल में जो चेंजेस आ रही हैं, उनको हमने प्रॉपर चेक करना होता है। ये हमारे पास किसी भी बिजनेस के ऑडिट करवाने के जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स हैं वो ये होने चाहिए और होते हैं। वी हैव 7 प्राइमरी objects. Number 1, financial statements have been properly prepared according to the requirements of the Company Act 2017. Number 2, the books of accounts have been maintained according to the generally accepted accounting principles or international accounting standards, international financial reporting standards. Number 3, the financial statements do match with the books of accounts. There is a complete harmony between the financial statements and books of accounts. ये भी हमने बात की है. The profit or loss account gives a true and fair view of the company's profit or loss. The balance sheet reflects a true and fair view of the company's state of affairs. जो कंपनी का state of affairs है, जो कंपनी का काम है, क्या हमारी बैलेंस शीट उसको शो कर रही है? The cash flow statements present a true and fair view. बिल्कुल ये बात भी आप कर चुके हैं. The statement of changes in equity reflects proper movement of capital. Capital की proper movement को हम देखते हैं. ये चीज़ें भी हम डिस्कस कर चुके हैं. इसके बाद we have some secondary objects. यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं.
सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स के अंदर नंबर 1 वी हैव टू डिटेक्ट एरर्स। इसमें हमारे पास नंबर 1 जो चीज़ हमें देखनी होती है, डिटेक्शन ऑफ एरर्स। डिटेक्शन ऑफ एरर्स, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, कि हमारे पास गलतियां कौन सी हो सकती हैं। और एक अकाउंटेंट को, एक ऑडिटर को अगर एरर्स का पता ही नहीं होगा कि कौन कौन सी एरर्स हो सकती हैं, तो वो डिटेक्ट भी नहीं कर सकता। तो सबसे पहले किसी भी ऑडिटर को टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में पता होना चाहिए। There are several types of errors which are normally grouped under the following headings. Number 1, यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ, टाइप्स ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर्स, we have error of omission, error of omission, we have error of commission, error of commission, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर है जिसके बारे में प्रॉपर हमें पता होना चाहिए। एरर ऑफ प्रिंसिपल, error of principle, compensating error, compensating error, इसको ऑफसेटिंग एरर भी बोलते हैं। कंपनसेटिंग एरर को ऑफसेटिंग एरर भी बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं वन बाय वन कि इन एरर्स का क्या मतलब है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि एरर ऑफ ओमिशन किसे बोलते हैं। एरर ऑफ ओमिशन, forgetting to record any business transaction is called error of omission। यानी आप कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन, सपोज करें हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है, we have purchased some goods, some merchandise, purchases to cash, ये एक ट्रांजैक्शन। अब अगर आप ये ट्रांजैक्शन लिखना ही भूल गए, मतलब बिजनेस के अंदर एक ट्रांजैक्शन हुई है, वो ट्रांजैक्शन दैट माइट बी रिलेटेड टू परचेजेज, सेल, रिसीट, पेमेंट और एनी अदर ट्रांजैक्शन, एनी सच मिसिंग इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। यानी आप किसी तरह की भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भूल जाएं और उसको हम एरर ऑफ ओमिशन बोल रहे होते हैं। एरर ऑफ कमीशन को मैं डिटेल से डिस्कस करता हूं बाद में। पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये देखें जी, बड़ी सिंपल सी एरर है। It is an accounting principle that distinction must be made between capital receipts and revenue receipts। ये हमने पढ़ा है कि हमारे पास कुछ चीज़ें जो हैं वो कैपिटल के रिलेटेड होती हैं, कुछ रेवेन्यू के रिलेटेड होती हैं, कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो हमें दोनों में डिफरेंस का पता होना चाहिए। कैपिटल पेमेंट्स, रेवेन्यू पेमेंट्स, कैपिटल गेन, रेवेन्यू गेन्स, इनका हमें पता होना चाहिए। अगर हम ऐसी डिफरेंसेस को इग्नोर कर दें, देन दे विल अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ प्रॉफिट और लॉस,
एंड बैलेंस शीट एज वेल। फॉर एग्जाम्पल रिपेयर ऑफ मशीनरी, अगर हम मशीनरी को रिपेयर करवा लेते हैं जी, मशीनरी को रिपेयर करवा लिया, अब ये जो रिपेयरिंग है क्या ये हमारा एक्सपेंस है या हमारा एसेट है? सिंपल सी बात है जी। अगर तो आप रिपेयर ऑफ चार्ज को चार्ज कर देते हैं रिपेयर अकाउंट में, बट इट इज चार्ज टू मशीनरी अकाउंट, मतलब दोबारा सुनिए, अगर आप रिपेयर अकाउंट को एक्सपेंस कंसीडर कर लेते हैं तो वेरी गुड, लेकिन अगर आप रिपेयर को जो रिपेयरिंग करवाई है उसको आप एसेट कंसीडर कर लेते हैं तो इसका मतलब है यू हैव मिस्टेकन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि आपने एक्सपेंस को एसेट बना दिया। मतलब आपने रिपेयर अकाउंट को ओपन करना था, आपने वही अमाउंट रिपेयरिंग वाली मशीनरी में ऐड कर दी, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। रिपेयर बेसिकली हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आपने उसको एसेट बनाकर कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दिया, तो ये असूल की यानी प्रिंसिपल की गलती है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमें इसकी इजाज़त नहीं देते कि जो हमारा एक्सपेंस है उसको हम अपना एसेट ट्रीट कर लें, तो इसको बोलेंगे हम एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब इसी के साथ ही आप बात कर लें कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर बड़ी ही इम्पॉर्टेंट एरर इस सेंस में है कि इसको ट्रायल बैलेंस से भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इस एरर को पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी ऑडिटर के लिए। कंपनसेटिंग एरर क्यों मुश्किल है इसको अभी हम समझ लेते हैं। कंपनसेटिंग एरर, cancelling the impact of an error by another error is called compensating error. We can understand it with an example. Rupees 5,000 received from Mr. A. Suppose you received rupees 5,000 from Mr. A. Okay, should be credited to A's account. What will be the entry? Cash account to Mr. A account with amount of 5,000 definitely. And secondly, similarly, an amount of rupees 5,000 paid to Mr. B. Rupees 5,000 paid to Mr. B. इसकी एंट्री अब क्या होनी चाहिए थी? B account should be debited, mean to say B account to cash account with the amount of 5,000. लेकिन अगर जैसे कि ए को क्रेडिट करना था, बी को डेबिट करना था, हम अगर इसके रिवर्स कर जाएं, मतलब गलती से मिस्टर ए को डेबिट कर दें और मिस्टर बी को क्रेडिट कर दें विद द अमाउंट ऑफ 5,000, तो हमारी जो डेबिट और क्रेडिट साइड है वो भी इक्वल आ रही होंगी, हमारा ट्रायल बैलेंस भी इक्वल आ रहा होगा, क्योंकि ये दोनों गलतियां एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, एक दूसरे को कैंसल कर रही हैं। क्योंकि देखिए हम जब भी एंट्री बनाते हैं डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब हमें इस गलती को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सपोज करें कि हम सिर्फ एक गलती करते हैं, मिस्टर ए को डेबिट कर देते हैं, क्रेडिट में कुछ नहीं आता, तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि क्रेडिट साइड कम आ रही है। इट्स मीन कि यहाँ पर जो हमने इसको डेबिट किया गलत किया, हम फ़ौरन उसको ढूंढ सकते हैं अगर सिंगल मिस्टेक हो। मतलब यहाँ पर दो गलतियाँ हुई हैं, डेबिट में भी गलती है, क्रेडिट में भी गलती है, दोनों की अमाउंट बाई चांस सेम है, दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर रही हैं। सो
Such type of errors are called compensating errors. These errors do not affect the accuracy of trial balance and will not be detected easily, जैसे कि मैंने आपको बता दिया. Alright students, now we will discuss error of commission, most important error. Error of commission. In error of commission, we will have almost 4 types of errors, subcategories. Under error of commission, a transaction might be recorded wrongly. Error of recording. Number 1. Number 2. Might be posted to a wrong account. Error of posting. Error of posting. Or might be error of costing. Error of costing. And finally, might be error of carry forwarding. Error of carry forwarding. Error of posting. Error of recording. वन बाय वन हम इन एरर्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं. एरर ऑफ रिकॉर्डिंग. सबसे पहले तो आप इसको देखें जी. व्हाट डू यू मीन बाय एरर ऑफ रिकॉर्डिंग? Error of recording, for example, if you sold goods to Mr. A for rupees 1000, sold goods to Mr. A. What will be the entry? Definitely Mr. A to sales. Mr. A account to sales account. Rupees we have 1000. So this is basically correct entry, right? But in the books of accounts, it has been recorded as rupees 1100. So this error is error of recording. So this error would not affect trial balance. देखिए जी, हमने एंट्री क्या बना दी है? Mr. A 1100 and sales 1100. ये मिस्टेक भी जो हमारा ट्रायल बैलेंस है उसको इफ़ेक्ट नहीं करती. मीन टू से ट्रायल बैलेंस नो इफेक्ट, क्योंकि हमने दोनों साइड पर अमाउंट को इक्वल लिख लिया है. दिस इज़ योर एरर ऑफ रिकॉर्डिंग. इन रिकॉर्ड करने में आप कोई भी एरर कर गए हैं, इसको आप सिंपली एरर ऑफ रिकॉर्डिंग कहेंगे. आपने 1000 की बजाय 10,000 लिख दिया है. दिस इज आल्सो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग. एरर ऑफ पोस्टिंग. एरर ऑफ पोस्टिंग मोस्ट टेक्निकल. स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम पोस्टिंग की बात करते हैं तो पोस्टिंग का मतलब है कि हम अपनी चीज़ें जर्नल से ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं लेजर में, पोस्ट कर रहे होते हैं. यही हमारी पोस्टिंग होती है ना, कि हम जर्नल से अपनी एंट्रीज़ को, अपनी ट्रांजैक्शंस को पोस्ट कहाँ करते हैं जी? लेजर्स में. अब इसको ज़रा समझ लेते हैं. वी हैव अ ट्रांजैक्शन, मिस्टर ए अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 1000 इसकी अमाउंट है. अब ये एक जर्नल है, इसको हम शिफ्ट करना चाहते हैं लेजर्स में.
सपोज मैं मिस्टर ए का लेजर बनाता हूँ, जिसको हम टी अकाउंट भी कहते हैं। मिस्टर ए अकाउंट, दिस इज आवर टी अकाउंट, ओके, दिस इज आवर डेबिट साइड एंड दिस वन इज क्रेडिट साइड। अब होगा क्या, मिस्टर ए का अकाउंट है, मिस्टर ए डेबिट है, ड्यू टू सेल्स। मुझे यहाँ क्या लिखना है, सेल्स, अमाउंट कितनी है 1000। ये तो है करेक्ट पोस्टिंग कि हमें जो चीज़ डेबिट करनी थी वो डेबिट ही की है, और जितनी अमाउंट लिखनी थी वो अमाउंट भी ठीक लिखी है। इसको बोलते हैं करेक्ट पोस्टिंग। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं। नंबर 1, अब ये बड़े ध्यान से हमें देखनी पड़ेगी कि हमारे पास क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं। नंबर 1, we can pick right amount from journal recorded on right side but in wrong account। हमने अमाउंट ठीक लिखी है, राइट, हमारे पास डेबिट साइड पे लिखना था, डेबिट साइड पे लिखा है, लेकिन हो सकता है हमने किसी रॉन्ग अकाउंट में इसको पोस्ट कर दिया। सपोज करते हैं, रॉन्ग अकाउंट से क्या मुराद है, हमारे पास यहाँ पर एक अकाउंट है मिस्टर बी का, मिस्टर बी अकाउंट, सेम टी अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। हम ये सेल्स यहाँ लिख देते हैं। अब ज़रा मिस्टेक को ध्यान से समझ लेना आपने, यानी हमने अमाउंट करेक्ट ली है, राइट, हमने डेबिट साइड पे लिखना था ना, क्योंकि मिस्टर ए डेबिट है तो डेबिट साइड पर ही लिखा है, लेकिन अकाउंट रॉन्ग है, मतलब ए में लिखना था, लिख कहाँ पर दिया है, बी में। दिस इज और मिस्टेक। अब आप इस मिस्टेक को इस तरह से लिख सकते हैं, राइट अमाउंट, राइट साइड बट रॉन्ग अकाउंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। राइट अमाउंट, राइट साइड, रॉन्ग अकाउंट, मतलब अमाउंट 1000 ही ली, मिस्टर डेबिट है तो डेबिट साइड पे इसको लिखना था, तो डेबिट साइड पर ही लिखा है सेल्स को 1000 सेल, लेकिन अकाउंट रॉन्ग है, मतलब मिस्टर ए के लेजर में लिखना था, लिख मिस्टर बी के लेजर में दिया। ये नंबर 1 मिस्टेक हो सकती है एरर ऑफ पोस्टिंग में। इसके अलावा एरर ऑफ पोस्टिंग में क्या मिस्टेक हो सकती है, वी कैन पिक राइट अमाउंट फ्रॉम जर्नल रिकॉर्डेड ऑन रॉन्ग साइड, मतलब डेबिट क्रेडिट में गलती करके, एंड राइट अकाउंट। ध्यान कीजिएगा जी, राइट अमाउंट बट रॉन्ग साइड एंड इन राइट अकाउंट। अब इस मिस्टेक को देखना आप, राइट अमाउंट रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड का मतलब है लिखनी डेबिट पे थी, लिख कहां पर दी, अगर मैं यहां लिख दूं सेल्स 1000, रॉन्ग साइड यानी साइड डेबिट थी, कर कहां दिया, लिख कहां दिया, क्रेडिट, तो इसका मतलब है रॉन्ग साइड आपने अपना ली है। और राइट अकाउंट, राइट अकाउंट का मतलब है ए में लिखना था, लिखा भी ए में है, लेकिन साइड गलत कर दी है, अमाउंट 1000 थी 1000 ही लिखी है। ये सेकंड मिस्टेक हो सकती है एरर ऑफ पोस्टिंग में। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको समझ लें जरा ध्यान से, ये सेकंड मिस्टेक हो सकती है। नंबर 3, इसके अलावा क्या मिस्टेक हो सकती है,
वी कैन पिक द रॉन्ग अमाउंट, राइट साइड एंड राइट अकाउंट। मीन टू से इस दफा क्या हुआ, यू पिक अ रॉन्ग अमाउंट, राइट साइड एंड राइट अकाउंट। इसको आप तरतीब से लिख सकते हैं बड़े ध्यान से। क्या हुआ, रॉन्ग अमाउंट मतलब 1000 थी 10,000 कर दिया, अकाउंट भी ठीक है साइड भी ठीक है, यानी डेबिट साइड पे लिखना था डेबिट पे लिखा। हुआ क्या, अकाउंट भी ठीक है और हुआ क्या, आपने अमाउंट गलत लिख दी, रॉन्ग अमाउंट, ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ये गलती आप कर सकते हैं। नंबर 4, बड़ी इंटरेस्टिंग मिस्टेक्स हैं, इनके बारे में ऑडिटर को पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे गलती हो सकती है। अगर गलती का पता नहीं होगा तो आप उसका इलाज नहीं कर सकते। अगर एक डॉक्टर को डिजीज़ का आइडिया ही नहीं है तो वो उस डिजीज़ को उसका इलाज नहीं कर सकता। ओके, नंबर 4, वी कैन पिक रॉन्ग अमाउंट फ्रॉम जर्नल, रॉन्ग साइड एंड इन राइट अकाउंट। लो जी, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड बट इन द राइट अकाउंट, ये भी आप गलती कर सकते हैं। यहां से देखें, रॉन्ग अमाउंट 1000 थी, आपने 1100 ले ली। रॉन्ग साइड डेबिट पे लिखना था, आपने क्रेडिट पे लिख दिया। राइट अकाउंट मतलब ए में लिखना था, लिखा ए में ही है, ये आप चेक कर रहे हैं, लिखना ए में था तो ए में लिखा है, मतलब एक चीज़ ठीक है, ए अकाउंट में लिखा है, अमाउंट भी गलत लिखी है, साइड भी गलत लिखी है। ये आपके पास 4th टाइप है, आप अपनी एरर ऑफ पोस्टिंग में जो गलती कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा क्या गलती हो सकती है जी, वी कैन पिक द रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड ऑन द रॉन्ग साइड एंड आल्सो इन रॉन्ग अकाउंट, सब कुछ ही गलत कर दिया। नंबर 5, क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड एंड रॉन्ग अकाउंट। ये आपने मिक्स नहीं कर देना रॉन्ग अमाउंट और रॉन्ग अकाउंट को। ये अकाउंट है, ये हमारे पास अकाउंट है और ये हमारे पास अमाउंट है। 1000 की बजाय कुछ भी अमाउंट लिख दें, मतलब अमाउंट भी गलत, साइड भी गलत और अकाउंट भी गलत, यानी ए की बजाय बी में लिख दिया। तो ये हमारे पास मिस्टेक हो सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भी कोई पॉसिबिलिटी है वो भी आप देख सकते हैं। मैंने आपको जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, वी कैन पिक रॉन्ग अमाउंट, मीन टू से नंबर 6, रॉन्ग अमाउंट, right side, but we have recorded it right side and but in wrong account, ये नंबर 6 आपका सेट बन सकता है जी। रॉन्ग अमाउंट मतलब अमाउंट 1000 की बजाय 1100 ले ली, राइट साइड मतलब डेबिट साइड पे ही लिखा है, मतलब डेबिट साइड पे लिखा, और रॉन्ग अकाउंट, ये रॉन्ग अकाउंट है कि आपने इसको इधर लिख दिया। ये मैंने कुछ ट्राई किया है कुछ कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। आपने इन सारे कॉम्बिनेशंस को प्रॉपरली अपनी नोटबुक पे रिकॉर्ड करना है और एक समरी बनानी है जिसमें आप एंट्री भी बनाएं और उस मिस्टेक को शो भी करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये हम बात कर रहे थे जी एरर ऑफ कमीशंस की। एरर ऑफ कमीशंस के अंदर हमारे पास
एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है, इसकी बात हम कर चुके हैं। एरर ऑफ पोस्टिंग है, ये बात हमने बड़ी डिटेल से की है कि हमारे पास एरर ऑफ पोस्टिंग में कितनी तरह की मिस्टेक्स हो सकती हैं, जिसको क्या करना होता है, जिसको बड़े ध्यान से ऑडिटर को देखना पड़ता है। अब हम बात करेंगे एरर ऑफ कॉस्टिंग की। एरर ऑफ कॉस्टिंग, error of costing is basically totaling error. For example, when we make total of any accounts debit side and that is actually rupees 25,000 but we write it as rupees 24,000। देखिए जी, हमारे पास कोई भी अकाउंट है, मिस्टर ए का अकाउंट आप बना रहे थे, टी अकाउंट, ये उसकी डेबिट साइड है, ये उसकी क्रेडिट साइड है। इसमें आप अमाउंट लिखते जा रहे हैं जी, यहाँ पर 10,000 आई थी, फिर आपने 15,000 लिखी, तो ये आपके पास टू अमाउंट्स हैं। आपने यहाँ पर टोटल करना है, टोटल आपका आना चाहिए 25,000, लेकिन मिस्टेकनली आप इसको 24,000 लिख जाते हैं। दिस एरर विल बी एरर ऑफ कॉस्टिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, एरर ऑफ कॉस्टिंग इज बेसिकली टोटलिंग एरर। क्या आपने अमाउंट, या तो आप अमाउंट क्या कर रहे हैं, डेबिट साइड को अंडर कॉस्ट कर दिया, ज़ाहिर है 24,000 लिखा 25 की बजाय, तो इसको क्या बोलते हैं, डेबिट साइड को आपने अंडर कॉस्ट कर दिया। और अगर आप 25 की बजाय 27,000 लिख देते हैं तो आप इसको बोलते हैं डेबिट साइड आपने, मिस्टर ए अकाउंट की डेबिट साइड आपने ओवर कॉस्ट कर। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के चैप्टर में यकीनन आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेबिट साइड ओवर कॉस्टेड, क्रेडिट साइड ओवर कॉस्टेड, अंडर कॉस्टेड। तो एरर ऑफ कॉस्टिंग बेसिकली टोटलिंग एरर है, मतलब आप डेबिट साइड का टोटल करते जा रहे हैं, टोटल के अंदर आपने कोई मिस्टेक कर दी, दिस इज योर एरर ऑफ कॉस्टिंग। एरर ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग मीन्स व्हेन वी फॉरवर्ड बैलेंस ऑफ वन अकाउंट फ्रॉम वन पेज। मतलब हमारे पास लेजर चल रहा है, उसमें हमारे पास पेज नंबर है 126। इस पेज में जो हमारे पास बैलेंस आ रहा है, जिसको हम बैलेंस कैरी डाउन बोलते हैं, सपोज हमारे पास 10,000 आ रहा है, राइट। और जब हम इसको अगले पेज पे, मतलब पेज नंबर 127 पे लेके जा रहे हैं, मतलब 126 से 127 पेज पे हम अपना बैलेंस ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हम इसको लिख गए हैं जी 100,000। बैलेंस कैरी डाउन को जब हम बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखेंगे अगले पेज पे सपोज, तो हम क्या कर गए हैं, हमने 10,000 की बजाय 100,000 कर दिया। इट्स मीन कि एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड, यानी जब आप कैरी फॉरवर्ड अपना बैलेंस कर रहे होते हैं उस वक्त आप कुछ अमाउंट की गलती कर सकते हो, दैट एरर विल बी एरर ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग। तो इस तरह से हमने टाइप्स ऑफ एरर को प्रॉपरली डिस्कस किया है कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ एरर्स हो सकती हैं, और इन्हीं एरर्स को डिटेक्ट करना ऑडिटर का ऑब्जेक्ट होता है। और ऑडिट करवाने के पीछे हमारे पास जो मकसद है, राज है, जो हमारे सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर हमें इन एरर्स को क्या करना होता है, डिटेक्ट करना होता है। और एरर्स को डिटेक्ट आप तब कर सकते हो जब आपको एरर्स का पता हो। तो डियर स्टूडेंट्स, डिटेक्शन ऑफ एरर्स के बाद हमें डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड की बात करनी है, क्योंकि ये हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिटेक्ट एरर्स, सेकेंडली वी हैव टू डिटेक्ट फ्रॉड्स। तो सबसे पहले हमें फ्रॉड्स का पता होना चाहिए। व्हाट डज मीन बाय फ्रॉड? फ्रॉड मीन्स फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंट्री टू डिसीव समबॉडी। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, क्या आप इंटेंशनली कोई गलत काम करने जा रहे हैं। An intentional act by one or more individuals among management, employees or third parties which results in misrepresentation of financial statements is called fraud। मतलब intentionally आपका कोई एम्प्लॉय है, आपकी मैनेजमेंट के लोग हैं, आपके डायरेक्टर्स हो सकते हैं, जो कि मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत प्रेजेंटेशन दे रहे हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, और वो इंटेंशनली हो रहा है।
जो एरर थी वो अनइंटेंशनली हो सकती है, एरर्स जो हैं वो अनइंटेंशनली, बट फ्रॉड इज ऑलवेज इंटेंशनल। फ्रॉड में बी कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग। फ्रॉड में हमारे पास एम्बेजलमेंट ऑफ कैश हो सकती है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स हो सकती हैं, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ सिक्योरिटीज हो सकती हैं, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स हो सकता है। सबसे पहले ये देखते हैं एम्बेजलमेंट ऑफ कैश। एम्बेजलमेंट और मिस अप्रोप्रिएशन, गलत इस्तेमाल। एम्बेजलमेंट मीन्स मिस अप्रोप्रिएशन, यानी आप एक चीज़ को रॉन्गली यूज़ कर रहे हैं, मिस यूज़ कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, आप ये भी कह सकते हैं एम्बेजलमेंट को। ऑफ कैश मीन्स यूजिंग डिसऑनेस्टली द कैश ऑफ द बिजनेसेस फॉर पर्सनल पर्पस, यानी आप अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कैश को यूटिलाइज कर रहे हैं। अ फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कैश आर गिवन बिलो। कुछ हमारे सामने एग्जांपल्स हैं जी। द कैश सेल्स इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड मनी रिसीव्ड इज टेकन अवे। मतलब आपने कैश सेल्स की, वहाँ से कैश आया और आपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया और वो कैश आपने अपने पास रख लिया फॉर पर्सनल यूज़। इसका मतलब है ये डिसऑनेस्टी है, ये चोरी है, ये एम्बेजलमेंट है, ये मिस अप्रोप्रिएशन है। ओके, सेकंड वन, ओमिटिंग टू एंटर कैश रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स। मतलब आपने कस्टमर से कैश रिसीव किया बट यू हैवंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फिर भी आपने कैश अपने पास रख लिया। ये भी आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप इंटेंशनली गलतियां कर रहे हैं, इंटेंशनली फ्रॉड कर रहे हैं, इंटेंशनली मिस अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं। इसके बाद क्या हो सकता है, रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस मीन अनट्रू, फैब्रिकेटेड परचेजेस एंड दस मिस अप्रोप्रिएटिंग कैश इन्वॉल्व्ड। मतलब आप परचेजेस की एंट्री डालते हैं लेकिन आपने एक्चुअली परचेजेस नहीं की होती, तो आप क्या होगा, उस परचेजेस की जो अमाउंट होगी वो आप कंपनी से लेंगे और अपने पर्सनल यूज़ में ले आएंगे। ये भी एम्बेजलमेंट ऑफ कैश है। इसके अलावा एंटरिंग लेस अमाउंट ऑफ मनी देन व्हाट हैज़ बीन एक्चुअली रिसीव्ड। मतलब आपने 10,000 अमाउंट रिसीव की है और आप कितनी अमाउंट एंटर कर रहे हैं, 8,000। 10,000 रिसीव की और आप अमाउंट रिसीव कर रहे हैं 8,000। इसका मतलब एम्बेजलमेंट ऑफ कैश है, डिसऑनेस्टी है। एंड अनदर एग्जांपल, एंटरिंग मोर अमाउंट ऑफ मनी देन व्हाट हैज़ बीन एक्चुअली पेड। मतलब आपने 10,000 अमाउंट पे की है और आपने कर दिया 15,000 पे कर दिया, तो 5,000 का जो डिफरेंस आएगा वो आपने अपने पास रख लिया। दिस वन इज आल्सो एम्बेजलमेंट ऑफ कैश। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एम्बेजलमेंट ऑफ कैश। और इन फ्रॉड्स को हमने डिटेक्ट करना होता है, राइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट misappropriation of goods. As for the defalcation of money, the goods of the business may be fraudulently misused for the personal benefits of the employees or management. मतलब आप goods को misappropriately use कर सकते हैं अपने personal use के लिए। If the items purchased for business are taken away for personal use of directors, managers or other employees, then this is the scenario of misuse of business goods. मतलब एक बिजनेस के अंदर मोटर व्हीकल्स हैं, सपोज मोटर व्हीकल्स हम एक ख़ास पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं बिजनेस के अंदर, लेकिन अगर हमारा कोई डायरेक्टर वही मोटर व्हीकल को अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको इस्तेमाल करता रहे, या कुछ गुड्स हैं, हमारा बिजनेस ही मोटर व्हीकल्स का है, वो हमारे लिए गुड्स होंगी, तो उनको हम मिस अप्रोप्रिएटली यूज़ करते रहते हैं जो कि पर्सनल यूज़ के लिए वो नहीं हैं। वो तो हम बिज़नेस में सेल करने के लिए एक चीज़ लेके आए हैं, उन गुड्स को अगर हम अपने ज़ाती इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं तो ऑडिटर का काम है ऐसी चीज़ों को भी डिटेक्ट करे। और मोस्टली आपको पता है गवर्नमेंट जो हमारे कंसर्न्स हैं, अदारे हैं, उनके अंदर ये चीज़ पाई जाती है।
नेक्स्ट वी विल डिस्कस मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ में ये है कि हमने क्या किया होता है कि मोस्टली हमारे पास जो कस्टोडियन ऑफ द सिक्योरिटीज़ होता है, मतलब हमने शेयर के अंदर हमने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, हम उसको प्लेज करवा लेते हैं, हम उसको बेच देते हैं और उसके अंदर से हम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। फ़र्ज़ कर लें आपने एक शेयर ख़रीदा हुआ है, आपकी कंपनी ने 100 रुपीज़ का एक शेयर ख़रीदा हुआ है और ज़ाहिर है कंपनी का मकसद ये होगा कि जब इसकी प्राइस बढ़ेगी तो मैं इसको सेल करूँगी। लेकिन होगा क्या कि आपके जो डायरेक्टर हैं उनकी कस्टडी में वो शेयर्स हैं, तो उसने क्या किया कि जब शेयर की प्राइस 110 हो गई तो वो क्या कर दिया, उसको बेच दिया और जो 10 रुपीज़ का जो प्रॉफिट आ रहा है वो उसने क्या कर लिया, अपने पास रख लिया। अब होगा क्या कि वो जब प्राइस, उस शेयर की प्राइस दोबारा से डिक्रीज़ होगी, हो सकता है कि उस वक्त 100 का शेयर वो दोबारा ख़रीद के अपने पास कंपनी में रख ले, यानी कंपनी की ही सिक्योरिटीज़ को जिसका फ़ायदा कंपनी को होना चाहिए था, तो वो आपके जो डायरेक्टर्स हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपकी सिक्योरिटीज़ को मिसयूज़ कर रहे हैं और उसमें लॉसेस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सेलिंग और प्लेजिंग द सिक्योरिटीज़ फ्रॉडुलेंटली and misappropriating the cash proceeds is a case of misappropriation of securities. Normally the custodian of the securities commits this type of frauds. देखें ना कि जो custodian होगा डेफिनेटली उसी के पास सिक्योरिटीज़ होंगी, तो वही इस तरह का फ्रॉड कर सकता है। फाइनली जब हम एरर्स और फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास जो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स में जो थर्ड पार्ट आता है उसमें होता है प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। मतलब हमें एरर्स और फ्रॉड को प्रिवेंट करना है, पहले उनको डिटेक्ट करना है, फिर हमने उनको प्रिवेंट करना है, मतलब उनको रोकना है, हमने सजेशंस देनी है, हमने अपने जो हमारा कंपनी होगी जिसमें हम एज ए ऑडिटर काम कर रहे हैं उसके जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको हमने सजेशंस देनी है कि आप ये वाली मेजर्स लें, आप ऐसा काम करें, इस तरह से करें, तो आप इन फ्रॉड से और इन एरर से बच सकते हैं। वी हैव टू गिव सजेशंस टू द कंपनी। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट्स में आता है इम्प्लॉयड ऑब्जेक्ट्स। इम्प्लॉयड ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये हुआ कि हमने इनडायरेक्ट मैसेज दे रहे होते हैं। इनडायरेक्ट मैसेज क्या दे रहे होते हैं हम अपने एम्प्लॉयज़ को, हम अपने डायरेक्टर्स को, हम अपने मैनेजमेंट को, कि उनके ऊपर एक मॉरल चेक लगा देते हैं। यानी अगर तो हमने ऑडिट करवाना ही नहीं तो वो सोचेंगे कि ऑडिट तो होगा कोई नहीं, हम अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहे जो चाहे कर सकते हैं, कोई गलती हो भी जाएगी तो कौन सा किसी ने चेक करनी है। लेकिन जब हम ऑडिट की बात करते हैं कि हमने ऑडिट करवाना है, तो ये बेसिकली एक मॉरल चेक है, ये एक इम्प्लॉयड ऑब्जेक्ट है, ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को ये बताना चाह रहे होते हैं कि भाई हमने बाद में चीज़ें चेक करवानी हैं, अगर आपने कोई गड़बड़ की तो आप पकड़े जाएंगे। Moral check: when the management and the employees are aware that the financial statements, books of accounts and related documents are subject to examination by the auditor। मतलब ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और इसके रेलेवेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक करना है। दे ट्राई टू डू देयर जॉब प्रॉपरली, क्योंकि वो फिर अपना काम ध्यान से करेंगे। The conduct of audit imposes a moral check on the client staff। मतलब क्लाइंट का मतलब है जो ऑडिटर का क्लाइंट कंपनी होगी और जो कंपनी का स्टाफ है उनके ऊपर एक मॉरल चेक इम्पोज होगा और उसको अपने काम को अच्छी तरह से करने की कोशिश करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑफ द ऑडिटर, द क्लाइंट स्टाफ इज मोर केयरफुल एंड विजिलेंट इन मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब वो ज़्यादा बाखबर हो जाएंगे। तो ये एक तरह का इम्प्लॉयड ऑब्जेक्ट है, मॉरल चेक लगा दिया आपने ऑडिटर के थ्रू कि हम ऑडिट करवाएंगे तो बाद में आप पकड़े जाएंगे तो गड़बड़ होगी, इसलिए आप अपना काम आज से ही ध्यान से करें। एम्प्लॉयड ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास सेकंड वन हो सकता है साउंड एडवाइस। As a result of auditor's knowledge about the client's business, he is in better position to suggest measures which can improve the efficiency and profitability of the business। मतलब आप
इनडायरेक्टली अपने बिजनेस की एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ऑडिटर इसको कम्प्लीटली थारोली चेक करे, फिर वो हमें सजेस्ट करे कि हम अपने बिजनेस की एफिशिएंसी को, प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये भी एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए, ये मैंने बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स बताए हैं ऑडिट के, कि हम अपने बिज़नेस का ऑडिट क्यों करवाते हैं। तो हमारे पास कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स थे, कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स थे और कुछ इम्प्लॉयड ऑब्जेक्ट्स थे जिनको हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। इफ़ यू विल हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी, सो प्लीज़ कॉन्टेक्ट विद मी through my WhatsApp number or email ID. Thank you.